Good afternoon, class. In the previous class, I had completed the receivable management, that is in Unit 3. Now, in today's class, I am going to start Unit 4, that is related to inventory management. As you all know, inventory simply called as stock. Stock either related to raw material, semi-finished or finished goods. As per requirement, just like receivables, cash, there is also a need to manage the level of stocks that have to be arranged by an organization in day-to-day transactions. So, to manage the stock level, how much stock have to be arranged by an organization, what are the costs have to be incurred against the stock, all these factors must require stock or inventory management. So now I am going to start the contents as available in your given study material, so you can go through that material and I am going to discuss each and everything one by one. First of all, the first topic, that is inventory management. Before discussing about the inventory management, first of all I have to discuss the concept inventory. इन्वेंट्री सिंपली कॉल्ड एज स्टॉक जो आपका किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे सेमी फिनिश्ड हो, फिनिश्ड हो, किसी भी पर्टिकुलर गुड्स मटेरियल्स जिसको हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में यूज़ करते हैं और जिसको बिजनेस ने होल्ड करके रखा हुआ है, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे सेमी फिनिश्ड के फॉर्म में हो, चाहे फिनिश के फॉर्म में, वो सब आपके लिए क्या है? इन्वेंट्री। इसको एफिशिएंटली मैनेज करना, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चलिए स्लाइड देखते हैं। Inventory or stock refers to the goods and materials that a business hold for the ultimate purpose of resale. Inventory हो चाहे stock कहें, दोनों ही आपका कहलाता है goods और material जिसको business hold करता है अपने business में। उसका purpose क्या है? रीसेल करना। रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, स्टॉक के फॉर्म में रखा, तो उसका पर्पस क्या है? फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट करना, मार्केट में उसे सेल आउट कर देना। फिनिश फॉर्म में लिया है, उसे डायरेक्टली सेल आउट कर। तो किसी भी तरीके का स्टॉक, अगर आप चाहे वो गुड्स का हो, मटेरियल्स का अगर बिजनेस होल्ड कर रहा है, तो उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? रीसेल करना। अगर आपने उसको अपने पास यूज़ में रख लिया तो वो एसेट हो गया, अगर रीसेल करना है तभी वो स्टॉक कहलाएगा। इन्वेंट्री इज द रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस यानी सेमी फिनिश गुड्स हो सकते हैं, एंड कम्प्लीटली फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं। दैट आर कंसिडर्ड टू बी द पोर्शन ऑफ अ बिजनेस एसेट्स दैट आर रेडी और विल बी रेडी फॉर सेल। जो कि आपके बिजनेस में एक एसेट का पोर्शन है, जिसको आपने एसेट ना बनाया, क्या बना दिया है? गुड्स, और आपके लिए वो तैयार है किस फॉर्म में? रीसेल करने के लिए। अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ परचेजिंग, हैंडलिंग, स्टोरिंग एंड अकाउंटिंग शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? एक प्रॉपर प्लानिंग, किस चीज़ की? परचेजिंग ऑफ मटेरियल, गुड्स, कितना परचेज किया जाए, प्रॉपर उसकी प्लानिंग की जाए। हैंडलिंग, प्रॉपरली उसको हैंडल किया जाए कि वेस्ट ना हो, डैमेज ना हो। स्टोरिंग, एफिशिएंट जगह पे उसे स्टोर किया जाए, जहाँ पे जिस तरीके का प्रोडक्ट की ज़रूरत है स्टोर करने की, उस तरीके का स्टोरेज सिस्टम बनाया जाए। एंड अकाउंटिंग, और प्रॉपर उसके ट्रांजैक्शन, जो भी आपने परचेज किया, सेल किया, जो भी मटेरियल अवेलेबल है, उसकी अकाउंटिंग की जाए, यानी उसके किए गए ट्रांजैक्शंस को एफिशिएंटली रिकॉर्ड करना। यही सारा प्रोसेस आपका कहलाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कि आपने एक प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, किस फॉर्म में खरीदना है, किस चीज़ को खरीदना है, प्रॉपर आप उसकी हैंडलिंग कर रहे हो, प्रॉपर उसकी स्टोरिंग की जा रही है, और प्रॉपरली उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, यानी उसकी अकाउंटिंग की जा रही है। अगर ये सारे काम एफिशिएंटली हो रहे हैं तो यही पार्ट किसका है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट विल डिटरमाइन। एफिशिएंट सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आपका डिटरमाइन होता है कुछ चीज़ों पे। पहला, व्हाट टू परचेज, क्या खरीदें। हाउ मच टू परचेज, कितना खरीदें। फ्रॉम वेयर टू परचेज, कहाँ से खरीदें, किससे खरीदें। सही मटेरियल चीपेस्ट कॉस्ट पे हमको मिल जाए,
एंड वेयर टू स्टोर, कहाँ पे स्टोर करें एक्सेट्रा। ये आपके डिफरेंट डिसीजंस हैं जो आपके इन्वॉल्व होते हैं एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। क्या खरीदें, किससे खरीदें, कब खरीदें, कितना खरीदें, किस कॉस्ट पे खरीदें, बेटर क्वालिटी कहाँ पे हमको मिलेगी, कहाँ पे उसको स्टोर किया जाए, ये सारे आपके डिसीजन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। और एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एफिशिएंट सिस्टम, यही आपके फैक्टर्स बनाते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट, टू इंश्योर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल, स्पेयर्स एंड फिनिश्ड गुड्स so that production should not suffer at any time and the customer's demand should not also be met। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पहला क्या है, टू इंश्योर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ स्पेयर्स एंड फिनिश गुड्स। जो भी आपको मटेरियल गुड्स मार्केट में सप्लाई करना है, चाहे वो स्पेयर पार्ट के बेस पे हो, चाहे वो फिनिश गुड्स के बेस पे हो, वो आपका कॉन्टिन्यूअस सप्लाई हो रहा है, जिससे कि जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है वो आपका कहीं सफ़र नहीं कर रहा और कस्टमर को आप विद इन टाइम सारी चीज़ें सप्लाई कर दे रहे हो, कस्टमर की डिमांड आप फुलफिल कर पा रहे हो। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेकेंड वन, टू अवॉइड बोथ ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री। स्टॉक की ना तो ओवर स्टॉकिंग हो यानी ज़्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए, अंडर स्टॉकिंग यानी स्टॉक कम नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, ऑप्टिमम लेवल हमको निकालना है स्टॉक का। थर्ड वन, टू कीप मटेरियल कॉस्ट अंडर कंट्रोल। जो मटेरियल की कॉस्ट है वो अंडर कंट्रोल हो, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे आपको ख़रीदना पड़े। तो स्टॉक रखा जाए जिससे कि आपके पास जो लीड टाइम है, लीड टाइम मतलब जो टाइम गैप है ऑर्डरिंग का और रिसीविंग का, उसमें आपके स्टॉक की अवेलेबिलिटी अवेलेबल रहे, जिससे कि आपको हाई प्राइस पे ना खरीदना पड़े। बहुत ज़्यादा भी ना खरीद लिया जाए कि आपको वेयर हाउस बहुत ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं, स्टोरेज कॉस्ट आपकी बढ़ जा रही है, तो यहाँ पे आपकी कैरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ देखना है कि मटेरियल कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहे, सो दैट दे कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओवरऑल कॉस्ट, जो कि आपके ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सके। तो मटेरियल कॉस्ट अगर कंट्रोल में होगी तो सारी कॉस्ट आपके कंट्रोल में आ जाएगी। टू मिनिमाइज लॉस थ्रू वेस्टेज एंड डैमेज। वेस्टेज डैमेज इसको आप जीरो नहीं कर सकते, लेकिन आप मिनिमाइज कर सकते हो अगर आपने एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रखा है। तो एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपके लॉस को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है वेस्टेज और डैमेज के अगेंस्ट में। टू इंश्योर राइट क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है तो आप सही समय पे राइट क्वालिटी मटेरियल खरीद पाओगे, गुड्स खरीद पाओगे एफिशिएंट प्राइस पे। क्यों? अगर आपने अपने पास हर लेवल पे स्टॉक रखा हुआ है, मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, डेंजर स्टॉक कितना होना चाहिए, तो वहाँ पे आपका टाइम की अवेलेबिलिटी रहती है कि आप अपने सप्लायर से कांटेक्ट करके आप विद इन टाइम मटेरियल की डिमांड कर सकते। अगर आपने ये सारे स्टॉक नहीं मैनेज किए हैं तो वहाँ पे शॉर्टेज हो सकती है और आपकी कॉस्टिंग बढ़ सकती है। टू इंश्योर राइट क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। तो राइट क्वालिटी गुड्स आप रीजनेबल प्राइस पे ला सकते हो अगर आपका एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया गया है। नेक्स्ट वन, to maintain investments in inventories at the optimum level as required by the operational sales activity। जो भी आपकी डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, सेल्स एक्टिविटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम एट लास्ट अपने ऑप्टिमम लेवल पे इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक पे। अगर हमने अपना सेल्स लेवल डिटरमाइन कर रखा है, ऑपरेशनल की एक्टिविटीज़ हमें पता है कि कब हमें क्या चीज़ चाहिए, तो ऐसे बेस पे हम ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक के मेंटेनेंस पर, कि हमारे पास उतना ही स्टॉक अवेलेबल रहे जो ऑप्टिमम लेवल पे है, जिससे कि हमारे पास ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बर्डन आ जाए, ना तो हमारे पास शॉर्टेज क्रिएट हो जाए कि वो शॉर्टेज कहीं ना कहीं मार्केट डिमांड कॉम्पिटिटर्स को कैप्चर करने में सपोर्टिव हो जाए। नेक्स्ट वन, टू एलिमिनेट डुप्लीकेशन इन ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर आपने प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रखा है, आपने प्रॉपर अकाउंटिंग किया है, तो वहाँ पे आपकी जो डुप्लीकेशन है ऑर्डरिंग करने की वो आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट फर्निशिंग ऑफ डेटा फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमें इसमें भी हेल्प करता है कि हम एफिशिएंट डेटा निकाल सकें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही प्लानिंग के लिए, और इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकें। शॉर्ट टर्म में कौन सा स्टॉक चाहिए, कितना स्टॉक चाहिए, लॉन्ग टर्म में कितना स्टॉक चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ से लाना है, किस प्राइस पे है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली डेटा प्रोवाइड हो सकता है अगर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफिशिएंट है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने की ये आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट वन,
रीजंस फॉर कैरिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को कैरी करने की जरूरत क्या है? पहला पॉइंट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट लीड टाइम डिमांड। लीड टाइम डिमांड मतलब द टाइम गैप बिटवीन ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल टू द कैरिंग ऑफ मटेरियल। आपने जो ऑर्डर किया और आपके पास जो ऑर्डर आएगा उसमें कुछ टाइम गैप है, वो लीड टाइम है। तो उस लीड टाइम में भी तो मार्केट की डिमांड होगी, उस डिमांड को भी हम फुलफिल कर पाएं, जो प्रोडक्शन चल रहा है वो कॉन्टिन्यूस चलता रहे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं, कैरी करते हैं अपने पास। मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑपरेशन, अपने ऑपरेशंस में हम इंडिपेंडेंट रहें, दूसरे पे डिपेंडेंसी ना हो जाए। अगर हमने स्टॉक मेंटेन कर रखा है तो हमें बार बार सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि जब वो मटेरियल भेजेगा तब हम अपना काम करेंगे। हमने स्टॉक मेंटेन करके रखा हुआ है मल्टीपल सप्लायर से, हमारा काम चल रहा है, एक सप्लायर नहीं देगा, दूसरे सप्लायर से हमारे पास स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट में डिमांड कस्टमर्स की जनरेट होती है, तो हमारी ये ज़रूरत है कि हम उसी टाइम पे मार्केट में सप्लाई भी मेंटेन रखें। तो अगर हमारा स्टॉक लेवल अवेलेबल है, हमने एफिशिएंट स्टॉक अपने पास रखा हुआ है, तो सप्लाई और डिमांड इसमें हम एक बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे कि जब भी डिमांड मार्केट में होगी हमारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होंगे, प्रॉपर हमने सप्लाई कर रखी होगी। मैनेज अनसर्टेनिटी, स्टॉक अगर है तो अनसर्टेन सिचुएशंस कभी भी आ सकती हैं, सप्लायर ने मना कर दिया देने से, या मार्केट में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम जनरेट हो गई, तो उस फॉर्मेट पे जो अनसर्टेनिटी है वो आपकी मैनेज हो जाएगी कि अगर स्टॉक है आपके पास तो आप उस स्टॉक से प्रोडक्शन अपना कंटिन्यू रखोगे, मार्केट में सप्लाई करते रहोगे और नया स्टॉक लाने के लिए आपको कुछ समय मिल जाएगा। लास्ट वन, इकोनॉमिक परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर, मटेरियल हमको रेगुलर इंटरवल्स में खरीदने होते हैं, स्टॉक रेगुलर इंटरवल्स में हमें मेंटेन करने हैं, तो इकोनॉमिक लेवल पे, इकोनॉमिक मतलब एक ऑप्टिमम स्टॉक अपने पास लाया जाए, बहुत ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, कि जितने टाइम में हम दोबारा से स्टॉक अरेंज कर सकते हैं उतना टाइम हम अपने पास मेंटेन करके रखें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जिस पॉइंट पे कट करता है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वही आपके लिए कहलाता है इकोनॉमिक ऑर्डर पॉइंट। तो अलग अलग आपके कॉन्सेप्ट के बेस पे, अलग अलग स्टॉक की रिक्वायरमेंट के बेस पे हम स्टॉक मेंटेन करते हैं। अगर बेसिक गुड्स है तो वहाँ स्टॉक ज़्यादा मेंटेन किया जा सकता है, लग्जरी गुड्स है तो वहाँ स्टॉक एज पर डिमांड आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो ये आपके डिफरेंट रीजंस हैं इन्वेंट्री को अपने पास कैरी करने के, यानी मेंटेन करने के। लास्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास, दैट इज द इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री में आपके मल्टीपल कैटेगरीज की कॉस्ट आपकी मेंटेन की जाती है, जिसको आपके 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। परचेजिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट। समटाइम्स ऑर्डरिंग और परचेज कॉस्ट आपको मिलेगा कि सेम होती है, ऑर्डर भी आप परचेज करने के लिए कर रहे हो और परचेज भी परचेज होने के लिए हो रहा है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट उन सभी एक्सपेंसेस को आपके इंक्लूड करता है जो किसी पर्टिकुलर मटेरियल या स्टॉक को अरेंज करने में आपके यूज़ किए जा रहे हैं। यानी आपको मान लीजिए 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल खरीदना है, तो 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल आपका कुछ कॉस्ट होगी उसकी, आपने ऑर्डर किया, पैसा दिया, स्टॉक आपके पास आया, कैरेज चार्जेस आपने पे किए, ये सारे आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ गए। परचेज कॉस्ट उन कॉस्ट को भी इंक्लूड करता है जो इनडायरेक्टली एप्लीकेबल हो रही हैं या आपके लिए जो आपने इग्नोर किया, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपने किसी चीज़ का मटेरियल खरीदा है तो वहाँ पे आपने कुछ अपॉर्चुनिटी भी तो लूज़ किया है, वो भी परचेज कॉस्ट में आता है। इनडायरेक्ट कुछ कॉस्ट होती हैं, इनडायरेक्टली आपको सप्लायर को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ गया या आपने अपने ड्राइवर को कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, तो ये सारे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हैं जो ऑर्डर करने के लिए डिफाइंड नहीं थे, वो सब भी आपके परचेजिंग कॉस्ट का पार्ट है। तो परचेजिंग कॉस्ट आपके ऑर्डरिंग प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपके फैक्टर्स अवेलेबल हो रहे हैं, लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अदर आपने चार्जेस दे दिए हैं जो डिफाइंड पहले से नहीं थे, वो सब आपके परचेज कॉस्ट में आएंगे। तो परचेज कॉस्ट क्या है? वो ओवरऑल कॉस्ट जो आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए खर्च की है, चाहे वो डायरेक्ट बेसिस पे हो चाहे इनडायरेक्ट बेसिस पे हो। ये बात समझ में आ गई होगी। सेकंड वन, अगर हम बात करें ऑर्डरिंग कॉस्ट की, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाती है आपकी वो कॉस्ट जो आपने ऑर्डर करने के लिए पे किया है। आपने मटेरियल ऑर्डर किया तो मटेरियल ऑर्डर करने में आपने कुछ कॉस्ट पे किया होगा, कॉस्ट आपने सप्लायर को दिया, सप्लायर के वहाँ से मटेरियल आपके वेयर हाउस तक आया तो आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे किया होगा, कैरेज कॉस्ट पे की होगी, तो ये सब आपके लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाएंगे।
कैरिंग कॉस्ट, जो मटेरियल आपके पास आ गया, स्टॉक अवेलेबल है, तो उसको कहीं ना कहीं आपने स्टोरेज में रखा होगा, तो स्टोर करने के लिए आप उसको कैरी कर रहे हो, तो कैरी करने पे जितनी आपकी कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व हो रही है वो सब आपके लिए कहलाएंगी कैरिंग कॉस्ट। यानी होल्डिंग करने के लिए होल्डिंग कॉस्ट, जो आप मटेरियल होल्ड करके रखे हुए हो, तो एक जगह आपने रखी है, उसके लिए वेयर हाउस में आप रेंट हो सकता है दे रहे हो, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर कर रहे हो, वेयर हाउस में आपने स्टोर कीपर रखा हुआ है, उसको आप जो है वेजेस पे कर रहे हो, तो ये सब आपकी कैरिंग कॉस्ट में आएगी। लास्ट कैटेगरी दैट इज शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट आपकी कहलाती है जब पर्टिकुलर किसी टाइम पे आपके लिए कोई शॉर्टेज की पॉसिबिलिटीज हो, तो उस शॉर्टेज में आपने जो इंस्टेंट आपने पैसा दिया है वो आपके लिए शॉर्टेज कॉस्ट कहलाएगी। प्रोडक्शन आपका चल रहा था, मार्केट में अननेसेसरी डिमांड जनरेट हो गई, मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, उस मटेरियल को अरेंज करने में आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने पड़ गई, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपके लिए क्या हो गई, शॉर्टेज कॉस्ट। तो ये आपकी मल्टीपल कैटेगरीज की कॉस्ट हैं। पहली परचेज कॉस्ट जो आपके डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट वो सभी कॉस्ट इंक्लूड करती हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को परचेज करके ऑर्गेनाइजेशन तक लाने के लिए, चाहे वो डायरेक्ट लेवल पे किया गया हो, चाहे वो इनडायरेक्ट यानी आपकी हिडन कॉस्ट के बेस पे। ऑर्डरिंग कॉस्ट उन सभी कॉस्ट को इंक्लूड करता है जो ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल को ऑर्डर करने के लिए डायरेक्टली पे की गई हैं, यानी आपने मटेरियल खरीदा, कॉस्ट पे किया सप्लायर को, सप्लायर के पास से डिस्पैच हुआ, डिस्पैच कॉस्ट आपने पे किया, वहां से आपके स्टोर में आया, आपने कैरेज कॉस्ट पे किया, कुछ भी आपने कॉस्ट दिया है, तो जो आपने डायरेक्टली कॉस्ट दिया है वो सब ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, स्टॉक आ गया, मटेरियल अवेलेबल है, तो स्टॉक को कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, तो उस स्टोरेज के लिए आप जितनी कॉस्ट बेयर कर रहे हो वो कैरिंग कॉस्ट कहलाएगी। शॉर्टेज कॉस्ट, किसी पर्टिकुलर टाइम में स्टॉक की शॉर्टेज हो जाए और उस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए यानी उस पर्टिकुलर स्टॉक को अरेंज करने के लिए आपने जो कॉस्ट पे कर रखी है वो सारी कॉस्ट आपकी कहलाएंगी शॉर्टेज कॉस्ट। तो आई थिंक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ये चारों आपके जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इनको आप अपने नोट्स के साथ प्रॉपरली सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ भी डाउट्स होंगे वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।